हेलो कॉमर्स की जान, मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन और इस कॉमर्सार्थी की शान मान और पहचान। कैसे हो आप सभी? दुआ है हमारी इस परवरदिगार से कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज से हम आज से हम क्लास ट्वेल्थ के सेशन 2026-23 के लिए बिजनेस स्टडी की एक टॉपर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपके लिए बिजनेस स्टडी के कंसेप्ट, फंडामेंटल्स, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट एक रेसिपी तैयार करने वाला हूं। वो रेसिपी क्या है मेरे भाई? वो रेसिपी है MDH, मूंग दाल का हलवा। आपके लिए यहाँ मूंग दाल का हलवा बनने वाला है। इस हलवे में, इस रेसिपी के थ्रू मैं आपको एनसीईआरटी की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम को फोकस्ड करके, बोर्ड्स एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए यहाँ आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस कंटेंट में हम इस कंटेंट में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे और जहां हमें लगेगा कि किसी और दूसरी बुक के कंटेंट या रेफरेंस बुक के कंटेंट को ऐड कर लेना चाहिए, उस कंटेंट को भी ऐड करने वाला हूं। हमारी इस टॉपर सीरीज का मेन टारगेट क्या रहने वाला है? 99% मार्क्स आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में अचीव करवाना हमारा मुख्य टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं भाई, अगर आपने अपने इस कॉमर्स सारथी को सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपको लिखकर गारंटी दे सकता हूं कि आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी, किसी पर्सनल ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, इससे पहले हमारी एनसीईआरटी में एक केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी क्या है? 1868 में हमारे जमशेद जी नुसरवान जी ने एक टाटा ग्रुप एस्टेब्लिश किया, टाटा कंपनी एस्टेब्लिश की, जो बाद में टाटा ग्रुप बना। ये टाटा ग्रुप आज एक वैश्विक व्यापार समूह है। ठीक है, जो पांच महाद्वीपों में, अलग अलग पांच महाद्वीपों के 100 देशों में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए है। ठीक है, इस जो ये टाटा ग्रुप है, इसने इतनी काबिलियत कैसे हासिल की? इस काबिलियत को हासिल करने का सिर्फ दो ही रीजन थे मेरे भाई। एक तो एक तो ठोस और स्पष्ट व्यापार सिद्धांत की परंपरा इन्होंने अपनी टाटा ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट की। दूसरा था कि इन्होंने सभी सत्रों पर प्रभावी और कुशल प्रबंधन और समन्वय के माध्यम से संभव अपनी इस सफलता को हासिल किया। प्रभावी और कुशल प्रबंधन के माध्यम से। अच्छा सर, अब हम इस पूरे चैप्टर में इन तीन वर्ड्स पर, कुशल, प्रभावी, प्रबंधन, संगठन, इन पर ज्यादा फोकस रखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए शब्द को समझना जरूरी है कि संगठन होता क्या है। संगठन होता क्या है? संगठन बहुत सारे व्यक्ति, संसाधन एवं प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित प्रारूप है। एक व्यवस्थित प्रारूप है जो सामूहिक गतिविधियों से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रिपेयर किया गया है, उसे हम संगठन कहेंगे। इस संगठन में हम बहुत सारे विद्यालय हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, दुकानें हो सकती है, बड़े निगम हो सकते हैं, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, सहकारी समिति हो सकती है, या कोई विद्यालय हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हो सकते हैं जिन्हें हम संगठन कहेंगे। प्रत्येक संगठन में, कोई भी संगठन हो तथा उसके कुछ भी उद्देश्य हो, क्योंकि प्रत्येक संगठन होता है, उसके कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से सभी इकट्ठे होकर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि
प्रत्येक संगठन जो एस्टेब्लिश किया गया है उसको एस्टेब्लिश करने का कोई ना कोई एक उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक है, तो कोई भी संगठन हो अथवा उसके कुछ भी उद्देश्य हो, उन सब में एक चीज समान है। वो चीज समान क्या है? सभी के अंदर प्रबंध और प्रबंधक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, संगठन भले ही बड़ा हो, छोटा हो, लाभ कमाने वाला हो या लाभ न कमाने वाला हो, लाभ न कमाने वाला या किसी धर्मार्थ उद्देश्य से या दान करने के उद्देश्य से या किसी कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया गैर लाभकारी संगठन हो, या फिर वो संगठन सर्विसेज प्रदान करता हो, सेवा प्रदान करता हो, या विनिर्माण करता मेन मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता हो, उन सभी में प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है। सभी के लिए आवश्यक है प्रबंध। प्रबंध इसलिए आवश्यक है, प्रबंध क्यों आवश्यक है? सबसे पहले क्वेश्चन तो उठता यही है कि प्रबंध क्यों आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति, जो प्रबंध में व्यक्ति होते हैं, उनके जो सामूहिक उद्देश्य होते हैं, सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी योग्यताओं का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए, जो व्यक्ति है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो बहुत सारे व्यक्ति है, उनकी योग्यताओं का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए, श्रेष्ठतम उपयोग किसके लिए? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब हम प्रबंध की परिभाषा देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है हमारे क्रिटनर जी ने दी है। क्रिटनर जी ने प्रबंध को किस तरह डिफाइन किया है? उन्होंने कहा है कि प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण, परिवर्तनशील पर्यावरण है क्योंकि हमारा समाज है वो गतिशील युग है, वो आज का तकनीकी युग है जो गतिशील है। तो गतिशील या परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों, सीमित संसाधन, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की हमेशा ही कमी रहती है, हमें इन्हीं सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक पर्यावरण, एक गतिशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों से कुशलता, सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करके संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से, उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त करने का, प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर, जो हमारे संगठन में बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलकर या उनसे, उनके माध्यम से कार्य करने की एक प्रक्रिया है, उसी को हम प्रबंध कहते हैं। इसे क्रिटनर जी ने डिफाइन किया है। ये आप डेफिनेशन अगर याद कर लेते हैं और एग्जाम्स में बिल्कुल डिट्टो लिख आते हैं तो एग्जामिनर पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। ठीक है, प्रबंध क्या है? प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं लेकिन वह सभी अभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य करते हैं। प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। जो हमारा संगठन है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ये मैनेजर हो गया, ये टेक्नीशियन हो गया, ये एम्प्लॉई हो गया। ठीक है, इन सभी के अपने अपने इंडिविजुअल उद्देश्य हैं हमारे संगठन में आने के। इन्होंने हमारा संगठन ज्वाइन किया, इनके अलग अलग इंडिविजुअल उद्देश्य रहे होंगे, मोटिव रहे होंगे। इन सभी उद्देश्यों को सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से संयोजित करते हुए संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम प्रबंध का यूज करते हैं। प्रबंध संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रयत्न करता है। अतः प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है। प्रबंध को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रबंध का भी उद्देश्य होता है। प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा संगठन है उसके उद्देश्यों को, हमारे पास जो सीमित संसाधन है उनके प्रभावी और कुशल उपयोग के साथ उन उद्देश्यों को प्रभाव पूर्णता के साथ प्राप्त करना ही प्रबंध का उद्देश्य। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमारे पास तीन एलिमेंट मुख्य निकल कर आते हैं। उन तीन घटक को क्या, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला घटक है प्रक्रिया, दूसरा घटक है प्रभावी ढंग से एवं तीसरा घटक है पूर्ण अक्षमता से। ठीक है, प्रक्रिया से यहाँ क्या अभिप्राय है? प्रक्रिया के अंदर, प्रक्रिया उन प्राथमिक क्रियाओं का, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्रक्रिया की भी
जैसे ये प्रक्रिया हो गई, इसकी भी कुछ प्राथमिक क्रियाएं होती है। प्राथमिक क्रियाएं किसी कार्य को करने की। प्राथमिक क्रियाएं क्या हो गई? जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया। ये इसकी प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राथमिक या प्राथमिक क्रिया है जो जो संगठन के कार्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब जो प्रबंध है वो एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया क्या है? क्रियाओं का समूह है, प्राथमिक क्रियाओं का समूह है। ठीक है, प्रक्रिया से अभिप्राय है प्राथमिक कार्य अथवा क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था? प्रभावी या प्रभाव पूर्णता। ठीक है, प्रभाव पूर्णता क्या होती है? प्रभाव पूर्णता होती है कि किसी काम को, मान लीजिए हमारे पास, हम विद्यालय का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा विद्यालय है, ठीक है, उसका प्रधानाचार्य क्या है? प्रबंधक है। ठीक है, प्रधानाचार्य प्रबंधक है। प्रबंधक ने टीचर्स को डायरेक्शन दी, टीचर को निर्देशित किया कि सर आप ना अक्टूबर तक बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। अब इस सिलेबस को कंप्लीट करवाना क्या है? प्रभावपूर्णता है। विधिन समय के अंदर, मान लीजिए अगर टीचर दिसंबर में जाके या अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करवाता है, तो क्या वह प्रभावपूर्णता रहेगी? क्या उसे हम प्रभावी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो प्रभावपूर्णता या प्रभावी क्या है? एक निश्चित समय के अंदर कार्य को पूरा करना, कार्य को समाप्त करना, कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये क्या है? प्रभावपूर्णता है। प्रभावी अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय है दिए गए कार्य को संपन्न करना। प्रभावी प्रबंधन का संबंध सही कार्य को, प्रभावी प्रबंधन का संबंध किससे है? सही कार्य को करने से है, क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं इसका कार्य अंतिम परिणाम प्राप्त करना है, इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। अच्छा, क्या प्रबंध के लिए प्रभावपूर्णता ही आवश्यक है? नहीं है, क्योंकि प्रभावपूर्णता पूर्ण कब होती है? वो कुशलता के साथ पूर्ण होती है। कुशलता के बिना हमारी प्रभावपूर्णता वो अधूरी है। कुशलता क्या होती है? कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। इसमें एक प्रकार का लागत लाभ विश्लेषण एवं आगत तथा निर्गत के बीच संबंध होता है। ठीक है, कुशलता का कार्य क्या है? कुशलता का अर्थ क्या है? कार्य को सही ढंग से, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका वे है कार्य को करने का, उसी ढंग से कार्य को किया जाए, उसी क्वालिटी के साथ कार्य को किया जाए, उसी क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए, सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, क्वालिटी सेम रहनी चाहिए, लागत कम होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम कुशलता कहेंगे। कुशलता एक लागत लाभ विश्लेषण भी है। मान लीजिए लागत लाभ विश्लेषण कैसे है कि यदि कम साधन आगत को उसकी वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, कुशलता होगी। ठीक है, अब प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता में क्या डिफरेंस है? प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में क्या अंतर है? प्रभावपूर्णता और कुशलता को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे अब हमारा गर्मी का सीजन चला हुआ है। गर्मी के सीजन में आपको ही पता है, जब गर्मी महसूस होती है हम अपने मम्मी पापा से पैसे लेते हैं और किराना या दुकानदार के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि सर हमें तो पेप्सी दे दो, हमें तो जलजीरा दे दो, हमें तो स्टिंग दे दो। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंपनी है लाहौरी जीरा की, उसने प्लानिंग की कि हम अप्रैल के अंदर ही 1 लाख
यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, 1 लाख यूनिट हमें प्रोड्यूस कर लेनी है जीरा की। ठीक है, ये हमारा टारगेट था। मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर को हमने डायरेक्शन दे दी, जो हमारा टॉप मैनेजर था, डायरेक्टर था, जो हमारा डायरेक्टर था, उसने ये कमांड दी किसको? हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने इस कार्य को मई की बजाय, अप्रैल की बजाय जून में पूरा किया। 1 लाख यूनिट इसने जून में प्रोड्यूस की। अब सपोज कीजिए आप गए दुकानदार के पास, आपने बोला हमें तो सर लाहौरी जीरा दे दीजिए। अब आपको वहां दुकानदार बोलता है कि लाहौरी जीरा तो अभी तक मार्केट में आया नहीं बच्चे, आप कोई और ले लीजिए। आप बोला चलो सर स्टिंग दे दो। अब स्टिंग हमने ले ली, ठीक है, स्टिंग हमने ली, तो क्या हुआ, इसका जो कस्टमर बेस था, जो जीरा का कस्टमर बेस था, वो हम लाहौरी जीरा के पास आ गया। ठीक है, प्रभाव पूर्णता तो है काम में, लेकिन क्या ये प्रभाव पूर्णता जो इसने टास्क पूरा किया, क्या इसका कोई औचित्य है? नहीं है। प्रभाव पूर्णता काम को समाप्त करना एक विदिन समय के अंदर बहुत जरूरी है, तभी वो प्रभाव पूर्णता बनेगी। अब प्रभाव पूर्णता का होना कुशलता पर कैसे डिपेंड करता है? दोनों क्या है, दोनों अलग अलग शब्द भले ही हैं, दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है। और जो प्रभाव पूर्णता है और हमारी अक्षमतावान है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू कैसे है? अब मान लीजिए हमें प्रभाव पूर्णता ले ली। अब ये जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर था, इसने सोचा कि भाई जून में प्रोडक्शन होगा, हम जून में प्रोडक्शन तो करेंगे, हमें फायदा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, अप्रैल में ही या मार्च में हम जब प्रोडक्शन कर रहे थे, अप्रैल में प्रोडक्शन कर रहे थे, हमने डबल डबल हर एक चीज लगा दी, डबल मैन पावर लगा दी, डबल मशीन यूज कर ली, और ओवर टाइम भी लगा दिया। जैसे ही हमने ये चीजें आउटपुट की, बिजनेस में लगाई, तो हमारी क्या हुई, जो इनपुट था हमारा, जो निर्गत हमें मिला, इसे हम हिंदी में बोलेंगे निर्गत, जो इनपुट था, नहीं आउटपुट था, इनपुट तो हमने ये डाला, ये हमारा इनपुट था, ठीक है, सॉरी, ये हमारा आउटपुट था। इस आउटपुट से क्या हुआ, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अब जो लाहौरी जीरा हमें 20 रुपए में, 15 रुपए की मार्केट वैल्यू, 15 रुपए कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना था और 20 रुपए में मार्केट में उतारना था, मार्केट प्राइस पर उतारना था, उस जीरे की कॉस्ट आई, डबलिंग करने से कॉस्ट आई उसकी 20 रुपए पर बोतल। ठीक है, अब 20 रुपए पर बोतल आई, कंपनी को इतने एफर्ट किए, वो बेनिफिट भी कमाना चाहेगी। कंपनी ने इसका प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए इसका प्राइस रख दिया 25 रुपए। ठीक है, आप तो अपनी मम्मी से 20 रुपए लेकर गए थे, आपने बोला अंकल अंकल हमें ना एक लाहौरी जीरा दे दीजिए, उसने निकाल के दे दिया, आपकी जेब में 20 रुपए। वो बोला, आप बोले कितने रुपए का है, वो बोला 5 रुपए और दे बेटा एक्स्ट्रा, तो आपके पास तो 20 ही थे। आप बोला अंकल मेरे पास अब 25 रुपए तो है नहीं, मेरे पास 20 है, आप ऐसा करो स्टिंग दे दो मुझे, तो वो स्टिंग के पास चला गया। या फिर उसके पास मान लीजिए पैसे भी हैं, उसने वही प्राइस का कंपैरिजन किया, जो हमारी स्टिंग हमें 20 रुपए में मिल रही थी, वही हमारा जीरा हमें 25 रुपए में मिल रहा था। ठीक है, अब 5 रुपए का डिफरेंस है। अब तेरे जैसा चालाक बंदा क्या बोलेगा, सर ऐसा करो स्टिंग दे दो और जो बाकी के 5 रुपए उसे, उसका हमें कुरकुरा दे दो, कुरकुरा। ठीक है, उसका हमें कुरकुरा दे दो। अब भी क्या हुआ, रेट को देखते हुए जीरा से हमारा मार्केट बेस कम हो गया, कस्टमर टूट गया, कस्टमर टूट के स्टिंग के पास चला गया। ठीक है, तो इससे भी हमारा व्यापार का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हमारा मार्केट शेयर कम हो गया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली पूरा करना जरूरी है। ठीक है,
दोनों को एक साथ पूरा करना जरूरी है। अब हम इसके बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रभाव पूर्णता और कुशलता के बीच कंपैरिजन कीजिए, डिफरेंस कीजिए। ठीक है बच्चे, अब हम डिफरेंस कैसे करेंगे? ठीक है, कर देंगे सर। ये हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा प्रभाव पूर्णता, प्रभाव पूर्णता। ये हमारी हो गई कुशलता। अच्छा, इसका अंतर का आधार क्या रहने वाला है? आधार, आधार में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम अर्थ। प्रभाव पूर्णता क्या है? काम को समाप्त करना सही समय में, सही समय में काम समाप्त करना, काम को पूर्ण करना। कुशलता क्या है? कुशलता है उत्पादन को कम लागत पर करना। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा बोलेंगे इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, फोकस पॉइंट क्या रहने वाला है दोनों में? केंद्र बिंदु। जो प्रभाव पूर्णता है उसमें केंद्र बिंदु रहने वाला है हमारा उद्देश्य पर, कि हमारा उद्देश्य मई में या अप्रैल में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना था, तो हम मई के अंदर प्रोड्यूस करेंगे चाहे कॉस्ट कुछ भी आए। तो ये रहा हमारा उद्देश्य। इसका उद्देश्य मुख्य केंद्र बिंदु रहता है जो हमें लक्ष्य निर्धारित किया। इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहता है? जो क्रिया एवं प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि क्रिया एवं प्रक्रिया में हम क्या लेते हैं? मानव लेते हैं, संसाधन लेते हैं और अन्य इनपुट्स लेते हैं जो इन क्रियाओं से होकर गुजरते हैं। इन क्रियाओं प्रक्रियाओं में, इन क्रियाओं प्रक्रियाओं से ही हम कम लागत कर सकते हैं। ठीक है, केंद्र बिंदु हो गया। अब इसका हम उद्देश्य देखें, उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य होता है कि समय पर काम पूरा करना, समय पर काम पूरा करना। और इसका उद्देश्य होता है कि वेस्टेज से बचना, वेस्टेज मतलब बेकारी से बचना, बेकारी से बचना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या राइज हो सकता है? क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने प्रोड्यूस किया या नहीं किया। इसमें क्वेश्चन बनेगा प्रोड्यूस किया या नहीं किया। इसमें क्वेश्चन कुशलता में क्वेश्चन बनेगा आप पर कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कितनी लागत पर, कितनी लागत पर प्रोड्यूस किया। ठीक है, होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। साधारणतः जो इनमें संतुलन है ना, संतुलन रखना होता है। साधारणतः उच्च कार्य कुशलता के साथ उच्च प्रभाव पूर्णता होती है, और जो कि सभी प्रबंधकों का लक्ष्य होता है, लेकिन बगैर प्रभाव पूर्णता के उच्च कार्य कुशलता पर अनावश्यक दबाव देना अवांछनीय है। ठीक है, और जो हमारी ये होती है ना कि कमजोर कमजोर प्रबंधन कब होता है? वो अपूर्ण प्रभावशीलता से, अपूर्ण प्रभाव पूर्णता से और कार्य कुशलता दोनों में कमी के कारण ही हमारा कमजोर प्रबंधन क्रिएट होता है। ठीक है, अब प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं। प्रबंध की परिभाषा को रीड करने के बाद हमें पता चला कि प्रबंध किन किन तत्वों का, किन किन तत्वों से या घटकों से मिलकर बना है। तो उसके घटक क्या क्या है, उसके घटक या तत्व क्या क्या है, प्रबंध के घटक या तत्व क्या क्या हैं, या उसकी क्या विशेषता है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संगठन को जब हम एस्टेब्लिश करते हैं, उसको उसका अस्तित्व करते हैं या उसे निर्माण करते हैं, तो उसको एस्टेब्लिश करने का हमारा कुछ उद्देश्य होते हैं, और उन्हीं उद्देश्य के कारण उस बिजनेस का, उस संगठन का अस्तित्व होता है। अब इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें प्रबंध किस तरह से हमारी मदद करता है? प्रबंध जो संगठन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं, जो संगठन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके कार्यों को, उनके कार्यों को, उनके सामूहिक कार्य को, उनके प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सूत्र में बांधता है। मतलब उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संगठन के लोगों की क्रियाओं एवं कार्यों को संगठित करता है, दिशा निर्देशित करता है। इसीलिए यह एक उद्देश्य को पूर्ण करने की
एक प्रक्रिया है। उद्देश्य जो फर्म के या संगठन के उद्देश्य है ना, उनको पूर्ण करने के लिए यह एक लोगों की क्रियाओं को एक सूत्र में बांधता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध यूनिवर्सल है। प्रबंध यूनिवर्सल कैसे है? जैसे कि प्रबंध कोई संगठन छोटा हो या बड़ा हो, संगठन लाभ कमाने वाला हो या गैर लाभकारी हो, धर्मार्थ या दान के लिए बनाया गया संगठन, या फिर संगठन निर्माणी व्यवसाय में हो या कोई सेवाएं प्रदान कर रहा हो, या संगठन भारत में हो, भारत में हो या यूएसए में हो या यूके में हो। ठीक है, सभी में प्रबंध की एक प्रबंध करने का एक तरीका है, वो सेम रहने वाला है। तरीका है वो सेम रहने वाला है। जो प्रबंध करने की प्रक्रिया है, जो प्रबंध की प्रक्रिया है, प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो सभी जगह सेम रहने वाली है। क्योंकि जैसे पहले नियोजन किया जाएगा, इसकी अलग अलग क्रिया है ना, ये नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये संगठन या प्रबंध, ये प्रबंध की क्रियाएं हैं। ये सार्वभौमिक है, हर संगठन में इनका सेम फॉलो रहता है, सेम तरीके से इन्हें मैनेज किया जाता है। लेकिन इनमें भिन्नताएं हो सकती है। वो भिन्नताएं किस कारण हो सकती है? इनको करने की भिन्नताएं हो सकती है। जैसे विद्यालय में मान लो एक अस्पताल में आवश्यकता है, जितने की आवश्यकता अस्पताल में उतनी आवश्यकता विद्यालय में भी है। भारत में प्रबंधकों का जो कार्य है वही यूएसए में भी रहने वाला है। ठीक है, जापान में भी वही होगा। लेकिन वह इन्हें कैसे करते हैं, मतलब नियोजन कैसे करेंगे, इस प्रोसेस, इस क्रिया को कैसे करेंगे, इस क्रिया को कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उनके मेथड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वो मेथड अलग अलग या भिन्न होने का कारण क्या हो सकता है कि वहां की संस्कृति कैसी है, वहां के रीति रिवाज कैसे है। ठीक है, वहां का इतिहास, मतलब कब जैसे वो पीछे से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वो उनके बिहाव पर अलग अलग हो सकती है। लेकिन प्रबंध एक सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। ठीक है, प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब प्रबंध के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। प्रबंध एक जटिल होने के साथ साथ इसके तीन प्रमुख परिमाण है, तीन प्रमुख आयाम है। ठीक है, इन आयामों में हम शामिल करेंगे कार्य का प्रबंध। कार्य का प्रबंध क्यों है? क्योंकि कोई भी संगठन किसी न किसी कार्य करने के लिए बनाया गया है। सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इन कार्य, जैसे मान लो कोई हमें मैन्युफैक्चरिंग, हमें कोई फर्म लगाई, उस फर्म में मैन्युफैक्चरिंग का काम है, विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का काम है, अस्पताल में मरीजों का इलाज करने का काम है। तो सभी संगठन के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, इन कार्यों को अच्छे तरीके से मैनेज करना, जैसे इन कार्यों को हम प्रबंध कैसे मैनेज करेगा, इन कार्यों के उद्देश्य निर्धारित करेगा, कार्य के उद्देश्य निर्धारित करेगा। इन उद्देश्यों को फिर, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश देगा। ठीक है, उद्देश्य कार्यों को कन्वर्ट करेगा उद्देश्यों में। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को कर्मचारियों को दिशा निर्देशित करेगा, गाइड करेगा। ठीक है, लोगों का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन भी करता है। किस तरीके से करता है? क्योंकि मानव संसाधन होते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि अगर फर्म के अंदर चाहे कितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर वहां मानव संसाधन नहीं है तो वो रिसोर्सेज ही रह जाते हैं, वो संसाधन ही रह जाते हैं, वो कभी भी फाइनल या अंतिम उत्पाद या सेवा में नहीं बदल पाते, परिवर्तित हो पाते। इसलिए मानव संसाधन को फर्म की या संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति एसेट माना जाता है। तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। जैसे मान लीजिए आज एआई का जमाना है, तकनीकी युग का जमाना है। इस एआई के जमाने में भी प्रबंध द्वारा लोगों से कार्य करवाया जाता है। इस एआई को करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है, लोगों से कार्य करवाने की आवश्यकता है एआई के जरिए भी। ठीक है, तो लोगों को प्रबंध को दो पहलू हैं, जो लोगों के प्रबंध है, लोगों का प्रबंध करेंगे उसको भी हम दो पहलू से देखते हैं। प्रथम पहलू क्या है? प्रथम पहलू है कि जो हमारे पास लोग आए, इनको हम इंडिविजुअली, इनको हम व्यक्तिगत तरीके से इसकी क्या है, अलग आवश्यकता है,
संगठन में आने की, ठीक है, इसके अलग उद्देश्य है, इसकी अलग जरूरतें हैं। इन सभी जरूरतों को व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है और फिर उस हिसाब से इन्हें अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है और नियंत्रण किया जाता है। एक पहलू तो ये हो गया कि हम इन्हें कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकता एवं व्यवहार के रूप में देखेंगे। दूसरा हो गया कि जो ये कर्मचारी हमारे संगठन में आए हैं, चाहे इनकी आवश्यकताएं, उद्देश्य, जरूरतें अलग अलग है, लेकिन इन सभी उद्देश्य और इनकी क्रियाओं को सामूहिक रूप से हमारे संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हम सामूहिक रूप से इन्हें देखेंगे। ठीक है। दूसरे, यह लोगों के साथ उन्हें लोगों के साथ एक समूह मानकर व्यवहार करता है। प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाता है। प्रबंध क्या करता है, इन सभी लोगों की ताकत को तो प्रभावी बना देगा और जो इनके अंदर कमियां हैं उनको दूर कर देगा। अब तीसरा आयाम क्या है? तीसरा आयाम है परिचालन का प्रबंध। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, वो हमारे पास कार्य का प्रबंध भी कर लिया, मानव का प्रबंध भी कर लिया, लेकिन प्रत्येक बिजनेस का संगठन कोई भी क्यों ना हो, उसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। अब हमारे पास कार्य का प्रबंध कर लिया, मानव का प्रबंध कर लिया, अब इन्हें हम परिचालित करेंगे। परिचालित कैसे करेंगे? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इसका प्रबंध करेंगे। ठीक है। परिचालन के लिए हमें बहुत सारी क्रियाएं एवं प्रक्रियाओं, यहां पर हम क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर काम करने का या प्रत्येक किसी भी कार्य को करने का एक अलग से रूट होता है, पथ होता है, तो उसके लिए भी हमें इनको मैनेज करना पड़ेगा। उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करती है। ठीक है। जो परिचालन का प्रबंध है, इसमें जो आगत माल है, जो हमारे पास हमने आउटपुट बिजनेस में लगाया, उसको जो इनपुट हमें बिजनेस में लगाया, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, आउटपुट मतलब गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्टेड करने के लिए भी जो हमें कार्य करने पड़ेंगे या ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने पड़ेगी, उनका भी हमें प्रबंधन करना होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध जो है वो हमारे संगठन में हमेशा साइमल्टेनियसली एक समय पर बहुत सारी क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं चलती रहती है। मान लीजिए हमारा प्रबंधक है वो उत्पादन डिपार्टमेंट में, उत्पादन विभाग में, या हम स्कूल से ले लेंगे, हम एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारे प्रधानाचार्य, जिसे हम प्रबंधक कहते हैं, वो हमारे पास पहले टीचिंग स्टाफ के पास गई, टीचिंग स्टाफ को बोला कि आप अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करवाइए, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कराइए। यहाँ पर उसने डायरेक्शन दी, ठीक है। अब नॉन टीचिंग स्टाफ के पास, क्लैरिकल के पास गए, कलरक के पास गए, कलरक को बोला कि भाई आप बच्चों के जो मार्क्स है, इंटरनल असेसमेंट है, उनको कंप्यूटर पर अपडेट कैसे करोगे, यहाँ उसने प्लानिंग की दी। अब उसका, जैसे मान लो अकाउंटेंट को बोला, वो अकाउंटेंट होता है जो हमारे स्कूल के अंदर, उसको बोला कि पेपर हमें जो बनाने हैं उसका हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी प्रिंटर एजेंसी को। तो इसके अंदर उसने प्लानिंग की, डिसीजन मेकिंग की। तो कहा जा सकता है कि जो हमारा प्रबंध है उसके अंदर जो हमारी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं वो निरंतर रूप से एक साथ चलती रहती है। अब यहाँ ये प्लानिंग भी, डायरेक्शन भी कर रहा है, साथ में प्लानिंग भी कर रहा है, साथ में यहाँ पर डिसीजन भी ले रहा है। ठीक है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, क्योंकि जो प्रबंध है वो, उसमें क्या है, समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है। बिल्कुल, ये हमने समझ चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की उद्देश्य अलग होते हैं, आवश्यकताएं अलग होती है, कोई जरूरतों के लिए आता है, कोई अपने अंदर डेवलपमेंट करने के लिए आता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है। ठीक है।
तो जो वो अलग अलग बंदे आए वो अलग अलग कार्य भले ही कर रहे हैं, जैसे अभी हमें एग्जांपल से समझा कि स्कूल के अंदर टीचिंग स्टाफ अलग है, नॉन टीचिंग स्टाफ अलग है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेंट अलग है, तो भले ही उनके कार्य अलग अलग है, लेकिन जो हमारे प्रॉपर जो पूरा स्कूल जो हमारा विद्यालय है उसका उद्देश्य तो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है ना बच्चे का। तो सभी के कार्य अलग अलग हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना उनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना उनका मुख्य उद्देश्य है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम पहले उनका मानसिक विकास करेंगे, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का टीचर उन्हें खेल वगैरह सिखाएगा, व्यायाम सिखाएगा। ठीक है, बौद्धिक विकास करेंगे। ठीक है, तो सभी के हो सकता है कि सभी टीचर्स के अलग अलग कार्य है, या सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के अलग अलग कार्य, लेकिन इन सभी कार्यों का अगर टीम भावना इनमें क्रिएट कर दी जाए तो हमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ही तो है। इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ठीक है, प्रबंध एक गतिशील क्रिया है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रबंध है जो प्रबंध है वो हमारे संगठन को मैनेज करेगा, संगठन को प्रबंधित करेगा, संगठन के कार्य को कुशलता और प्रभावपूर्णता से पूरा करेगा। संगठन क्या करेगा, संगठन बाह्य वातावरण से, जो बाह्य वातावरण है उससे व्यवहार करेगा। व्यवहार मतलब सेलिंग परचेजिंग करेगा। बाह्य वातावरण में हमारे पास है हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, जहां हम व्यापार व्यवहार कर रहे हैं, सामाजिक स्थिति कैसी है, तकनीकी स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है। तो ये हमेशा बदलती रहती है, आर्थिक भी बदलती रहती है, सामाजिक भी, तकनीकी भी, राजनीतिक भी। अब सपोज कीजिएगा जो तकनीकी सिचुएशन है, जो तकनीकी सिचुएशन है वो अब एआई का जमाना है, कंप्यूटर्स का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। ठीक है, तो जो संगठन है उसे गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य कैसे हुआ कि जो ये हमारा प्रबंध है ना, प्रबंध है, इसे इस बाह्य वातावरण के साथ समायोजित करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है। इसलिए इसके साथ समायोजन करने के लिए, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशीलता के साथ समायोजित करने के लिए प्रबंध को भी परिवर्तनशील होना पड़ेगा, प्रबंध को भी अपने आप में समायोजन करना पड़ेगा, परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे विद्यालय को विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य को विद्यालय के अंदर कंप्यूटर लैब अलग से खोलनी पड़ेगी, साइंस लैब अलग से खोलनी पड़ेगी, एआई की नॉलेज देनी होगी, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल अलग से देनी होगी। ठीक है, तो सामान्यतः संगठन को अपने आप को एवं अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध कोई ये बॉक्स तो है नहीं कि ये बॉक्स है और ये प्रबंध है और सर लो हमने तो इसे टच कर दिया लो। प्रबंध कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई भौतिक, प्रबंध का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रबंध एक अमूर्त है, प्रबंध एक अमूर्त है। क्या आप विद्यालय के अंदर जाकर बोलेंगे कि मैं तो प्रबंध को टच करूंगा, लो मैंने तो टच कर दिया? नहीं, आप प्रबंध को फील कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लास के अंदर एंटर करते हैं, स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, तो वहां के आप पर्यावरण को देखकर, वहां को स्ट्रक्चर को देखकर, वहां वेल मैनेज चीजों को देखकर हम उसे महसूस कर सकते हैं कि इस स्कूल में प्रबंध अच्छे तरीके से, प्रभावपूर्णता और कुशलता से किया गया है। ठीक है, इसलिए प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन संगठन के कार्यों के, संगठन है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कार्यों को देखते हुए हम उसे फील कर सकते हैं।